नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। यह है हमारा खास कार्यक्रम खबर की तह तक, जिसमें हम खबरों की तह तक जाते हैं। और शुरुआत पंचकुला से करेंगे, जहां पंचकुला को अस्पताल की बड़ी सौगात मिलेगी। सेक्टर 32 में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल शिलान्यास करेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पंचकुला को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और अनिल विज भी शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी सौगात मिलेगी। सेक्टर 32 में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और अनिल विज भी शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ा ऐलान किया है। सेक्टर 32 में अब मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर लाइव बने हुए हैं। अनिल, बड़ी सौगात मिलने जा रही है पंचकुला को। सेक्टर 32 में मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसका शिलान्यास भी होगा। तो किस तरह का ये अस्पताल होगा, क्या क्या इसमें सुविधाएं दी जाएंगी और कितनी क्षमता इस अस्पताल की होगी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हरियाणा बने, इसके लिए पूरी दुनिया के देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला वासियों और पंचकुला के आसपास के इलाके के जितने भी लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से आज पंचकुला में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 32 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मुख्यमंत्री की तरफ से आज जो आधारशिला है वो रखी जाएगी। नींव पत्थर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से रखा जाएगा। इस दौरान हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मौजूद रहेंगे। पंचकुला के विधायक और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस दौरान खासतौर से मौजूद रहेंगे। एक बड़ी सौगात पंचकुला वासियों के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रयासरत है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी लगातार प्रयासरत है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज। और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल तकरीबन 11:30-12 के आसपास जो मेडिकल कॉलेज है उसका शिलान्यास करेंगे। और अगर बड़ी सौगात देखें, क्योंकि बड़ी सौगात इसलिए है, अगर हम पंचकुला इलाके की अगर बात करें, यहाँ पर अगर कोई भी गंभीर मरीज होता है, बड़ी बीमारी से ग्रस्त मरीज होता है, उनको कहीं ना कहीं इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ जाना पड़ता है। हालांकि पंचकुला में मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट तो काफी स्तर पर फैली हुई है। जो सरकारी हॉस्पिटल है पंचकुला का वो भी काफी बड़ा है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज जब बन जाएगा तो मेडिकल कॉलेज बनने से खासतौर से अगर हम बात करें पंचकुला के लोगों को फायदा होगा। पंचकुला के आसपास के, चाहे हिमाचल के इलाके की बात करें, पंचकुला से सटे हुए यमुनानगर या हम नारायणगढ़, इन इलाकों की बात करें तो इन इलाके के लोगों को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा मेडिकल कॉलेज के खुलने से होगा। चैनल बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से पंचकुला को दी जाएगी। सेक्टर 32 में मेडिकल कॉलेज बनेगा, अस्पताल बनेगा और इसका शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल शिलान्यास को लेकर के जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस शिलान्यास को करने को लेकर के सेक्टर 32 पहुंचेंगे। और इस के साथ साथ जिस तरीके से मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर के सरकार का लगातार ये प्रयास है, हालांकि आम लोग जो है उन्हें इस प्रकार की आवश्यकता न ही पड़े, इस बात को जरूर कहा जा सकता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के माध्यम से लोगों को सुविधाएं जो है वो प्रत्येक जिले के अंदर मिल पाए, इस ध्येय को लेकर के सरकार लगातार जो है आगे चल रही है। और उसी कड़ी में इस शिलान्यास को भी देखा जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री पंचकुला के अंदर इसी प्रकार के जो 2 कार्यक्रम हैं मुख्य तौर से उनके अंदर शिरकत जो करने वाले हैं, और जिनमें मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉलेज की जो ये सौगात पंचकुला वासियों को मिलने जा रही है, अस्पताल के तौर पर जो सुविधा मिलने जा रही है, वो अपने आप में कहा जा सकता है कि एक एडिशनल सुविधा के तौर पर होगी। हालांकि पंचकुला सेक्टर 6 के अंदर जो पहले से जो सरकारी अस्पताल है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इससे इतर जो सुविधाओं का जो व्यापक स्तर जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं का हो सके,
उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो इस मेडिकल कॉलेज की जो सौगात है पंचकुला वासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाएगी, और न सिर्फ पंचकुला वासियों के लिए बल्कि मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो छात्र यहाँ से पढ़ करके आगे बढ़ेंगे उसके ज़रिए जो है लगातार चाहे वो निजी क्षेत्र के अंदर हो या सरकारी क्षेत्र के अंदर भी इनका एक बड़ा योगदान जो है इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से रहने वाला है, जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं के तौर पर और भी ज़्यादा आने वाले समय में व्यापक स्तर पर सुविधाएं देने का काम करने वाला है। जी जितेंद्र, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पंचकुला से, जहां पंचकुला द्वितीय पुस्तक मेले का आज उद्घाटन होगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम मनोहर लाल मेले में शिरकत करेंगे और वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज द्वितीय पुस्तक मेले का उद्घाटन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर लाइव बने हुए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी आज से जो है द्वितीय पुस्तक मेले का आगाज हो रहा है, मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, तस्वीरें भी हमें दिखाइए और क्या कुछ जानकारी है वो भी बताइए। मैं पिछले एक सप्ताह से देख रहा हूं। देखिए, मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर आएंगे और जो पंचकुला का पुस्तक मेला है, द्वितीय पुस्तक मेला है, उसका मुख्यमंत्री की तरफ से शुभारंभ किया जाएगा। एक सप्ताह का ये पुस्तक मेला रहने वाला है और आप देख सकते हैं कि जो पुस्तक मेला है, द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेला 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलेगा। इसकी जो एक शुरुआत है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जाएगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहेंगे, जो पंचकुला के स्थानीय नेता है बीजेपी के, वो मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी आज के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अक्षय विभाग के जो एसीएस है, ऊर्जा के एसीएस, जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, इस पूरे के पूरे अगर पुस्तक मेले की बात करें, एक सप्ताह तक पुस्तक मेला चलेगा और रोजाना एक नई थीम इस पुस्तक मेले के लिए रखी गई है। अगर आज की थीम की बात करें, विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह, ये आज की थीम रहेगी और रोजाना एक थीम के जरिए एक मैसेज यहाँ पर दिया जाएगा। और पुस्तक मेले के जरिए कहीं ना कहीं जितने भी पुस्तक प्रेमी है एक सप्ताह तक इस पुस्तक मेले में आएंगे और कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं उनका कहीं ना कहीं जो एक जो फायदा होता है, जो बुक लवर होते हैं उनको यहाँ पर मिलने जा रहा है। इस दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि कई प्रशासनिक अधिकारी भी आज के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम रहेगा, रोजाना एक नई थीम रहेगी और इस दौरान जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और विधिवत तौर पर जो पुस्तक मेला उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए अपनी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बैठक करेंगे प्रशासनिक सचिवों के साथ। सीएम बैठक करेंगे दोपहर 3 बजे प्रशासनिक सचिवों के साथ ये बैठक शुरू होगी। जनसंवाद के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। तो ये बड़ी खबर, प्रशासनिक सचिवों के साथ सीएम मनोहर लाल बैठक करेंगे दोपहर 3 बजे प्रशासनिक सचिवों के साथ ये बैठक शुरू होगी और जनसंवाद के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। तो चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बैठक करेंगे प्रशासनिक सचिवों के साथ। दोपहर 3 बजे ये बैठक की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक करेंगे और जनसंवाद के कार्य की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जब जाते हैं तो मुख्यमंत्री की तरफ से कई घोषणाएं भी जो है वो मंच से भी की जाती है और साथ ही साथ जन संवाद के जो कार्यक्रम है उसमें भी मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार जो कार्य है उन्हें करने को लेकर के अधिकारियों को निर्देश देने का काम किया जाता है। आज मुख्यमंत्री जो सीएम अनाउंसमेंट्स है, जो जनसंवाद के दरमियान लोगों के से किए हुए कार्यों के जो वादे हैं उनको लेकर के प्रशासनिक सचिवों के साथ 3 बजे चंडीगढ़ में एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में अगर हम बात करें, एक जो पंचकुला के अंदर पुस्तक मेला है और HSPP द्वारा बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की शिलान्यास के बाद जो है चंडीगढ़ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जनसंवाद में की गई अपनी जो घोषणाएं थी या फिर जो सीएम अनाउंसमेंट्स के तौर पर मंचों से की गई जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, उन पर किस प्रकार का कार्य जो है वो किया जा रहा है, कितना कार्य पूरा हो चुका है और उसमें किस प्रकार से और अधिक गति लाने की आवश्यकता है, इसको लेकर के एक समीक्षा बैठक के तौर पर आज 3 बजे मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं।
जिसके जरिए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई जो घोषणाएं हैं, जनसंवाद में की गए जो वायदे हैं, उन पर कार्य जो है वो रहे, उन पर निगरानी पूरे तौर पर रहे और अधिकारी इसे पूरी गंभीरता से ले। इस बात को लेकर के ये जो समीक्षा बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि जो इस प्रकार की अनाउंसमेंट्स है मुख्यमंत्री के, जो लोगों के बीच में जाकर के किए हुए वायदे हैं, उन पर गंभीरता के साथ अधिकारी आगे बढ़े। इसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद इस प्रकार की मॉनिटरिंग समय समय पर करते रहते हैं, जो कि आज 3 बजे प्रशासनिक सचिवों के साथ भी की जाएगी। जी जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी साल है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विक्रमादित्य सिंह जाएंगे। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और उनका बयान भी सामने आया। कहा कि कुछ राजनीतिक और कुछ चीजें धार्मिक होती हैं। मैंने इस विषय पर शीर्ष नेतृत्व से भी बात की है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व पहले ही निमंत्रण को ठुकरा चुका है, लेकिन कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। कुछ चीज़ें राजनीति होती है, कुछ चीज़ें धार्मिक होती जी। है और हमने जो है इस विषय में अपने हाईकमांड से भी बात करी है और जो हमने कहा है हमने उनसे इस विषय में बात करी है। तो इसमें राजनीति से इस विषय का कोई लेना देना नहीं है और जहाँ मैं खड़ा था वहाँ मैं खड़ा हूँ। कुछ चीज़ें राजनीति होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर लाइव बने हुए हैं। प्रदीप, अब बड़ा बयान विक्रमादित्य सिंह का भी सामने आया। कहा कि कुछ चीजें धार्मिक होती हैं, कुछ चीजें राजनीतिक होती हैं। उन्हें निमंत्रण मिला है प्राण प्रतिष्ठा का, तो इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है पहले ही निमंत्रण को ठुकरा चुका है। बिल्कुल, देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनको भी निमंत्रण दिया गया था। लेकिन उस वक्त एक स्टेटमेंट जारी करके कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि हम इस जो निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। लेकिन उससे पहले विक्रमादित्य सिंह का लगातार बयान आता था, क्योंकि हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं प्रतिभा सिंह और मंडी से सांसद भी है और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं, इनको निमंत्रण मिला हुआ है और इन्होंने पहले ही कहा कि हम 22 जनवरी को अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अभियान आता है और राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टेटमेंट दी जाती है, उसके बाद चर्चाओं का दौर ये शुरू हुआ कि अब विक्रमादित्य सिंह क्या करेंगे या प्रतिभा सिंह अब क्या करेंगे, कि क्या ये वहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाएंगे या फिर जो राष्ट्रीय नेतृत्व एक लाइन तैयार कर ली गई है उस पर चलेंगे। लेकिन विक्रमादित्य सिंह का पिछले कल फिर से बयान आया है। मकर संक्रांति की जो शिमला मंडी के बिल्कुल बॉर्डर पर तापानी है, वहां पर बड़ा कार्यक्रम होता है और वहां विक्रमादित्य सिंह गए थे। उनसे फिर से पूछा गया कि अब आपका इस लेकर क्या रुख है, तो इन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ बातें धार्मिक होती है, कुछ बातें राजनीतिक होती है और जहां मैं पहले खड़ा था वही मैं आज खड़ा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 22 जनवरी को विक्रमादित्य सिंह पार्टी लाइन से हटकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। तो कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि एक तरफ पार्टी का अपना मत है, दूसरी तरफ जो हिमाचल में कैबिनेट मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण विभाग इनके पास है और इनके पास 2 विभाग सेवाएं भी था, लेकिन उसको अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इनसे एक विभाग लिया गया और उस दौरान भी चर्चा उसी को लेकर हुई। सियासी गलियारों में भी चर्चाएं इसी को लेकर कि पार्टी नेतृत्व ने इसीलिए शायद इनका एक विभाग होगा कि इन्होंने रामलला प्रतिष्ठा जो अपनी लाइन एक अलग से तैयार किया है उसका कहीं ना कहीं एक पार्टी नेतृत्व ने संदेश देने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि मैंने पार्टी हाईकमान से है और अपनी बात वहां पर रखती है। तो 22 जनवरी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम जाएंगे और ऐसा पहले ही जो स्टैंड था उस स्टैंड पर मैं कायम हूँ। जी प्रदीप, बिल्कुल। तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या राम मंदिर पर राजनीति जरूरी है? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर जो है राजनीति हो रही है। भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अब हिमाचल के सीएम का राम मंदिर को लेकर कुछ और बयान सामने आया था, लेकिन विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। तो हिमाचल के ही नेता हैं विक्रमादित्य सिंह, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उनका जो बयान है वो मेल नहीं खा रहा। तो ऐसे में राजनीति जो है चरम सीमा पर है और भाजपा जो है कांग्रेस को लगातार अपने निशाने पर ले रही है।
देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो निमंत्रण दिया गया था कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को और उसको जब अस्वीकार किया गया था, उस वक्त भी भाजपा के नेतृत्व ने कहा था कि ये ठीक नहीं किया गया है और राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये था कि इसको राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया है, ये बीजेपी विश्व परिषद का कार्यक्रम बन गया है, आरएसएस का कार्यक्रम किया है, इसलिए हम इससे खुद को अलग कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जब से पहले भी पूछा गया, अब भी जब उससे बात की जाती है, तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण की जरूरत नहीं है और जरूरी नहीं है कि 22 जनवरी को ही जाना है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, तो ऐसे में हम वहां कभी भी जा सकते हैं, हमें उसके लिए बुलावे की जरूरत नहीं है, बिना बुलाए हम वहां जाएंगे। तो ये तो बयान है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था पहले भी कि 22 जनवरी को जाने की बात है, लेकिन हम कब जाएंगे, राम भगवान जब हम बुलाएंगे तो हम वहां जाएंगे। लेकिन विक्रमादित्य सिंह को क्योंकि ऑफिशियली निमंत्रण मिला हुआ है और इनके ही पिता सूबे मुख्यमंत्री हिमाचल के रहे हैं, तो वीरभद्र सिंह, वो भी राम मंदिर निर्माण को समर्थक रहे हैं और तब भी उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपना सहयोग भी दिया था और लगातार उनके बयान भी दबाते रहे। इसी बयान के साथ हम कह सकते हैं जो उनका स्टैंड था के साथ चलते हुए विक्रमादित्य सिंह इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अयोध्या का जो निमंत्रण है हम वहां जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर बात अलग अलग स्तर पर हो रही है। मुख्यमंत्री का कुछ और कहना है और विक्रमादित्य सिंह को लेकर चुके हैं कि उस दिन हम जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात मुख्यमंत्री की करें तो वो भी राम मंदिर प्रतिष्ठा का उन्होंने किया, लेकिन वो कहा कि जब हमें जाना होगा, जब हमें बुलाएंगे हम वहां जाएंगे और राम हमारे आराध्य है। और हिमाचल में बाकी भी जी प्रदीप, ठीक है, ये बयान बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे उत्तराखंड का। लोकसभा चुनाव से पहले ही दल बदल का दौर शुरू हो गया है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है। जोत सिंह बिष्ट सहित कई कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है और बीजेपी में शामिल होने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। दूसरी पार्टियों के 500 कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल होंगे। तो चुनावी साल को देखते हुए जो राजनीति है वो भी गर्माती जा रही है और पार्टियों को बदलने का सिलसिला भी नेताओं की तरफ से लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। जोत सिंह बिष्ट सहित कई कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए राव शफात अली उत्तराखंड ब्यूरो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और दल बदल का दौर शुरू हो गया है। अब आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव करीब है तो, और लोकसभा ही नहीं, जब भी चुनाव करीब होते हैं तो दल बदल भी शुरू हो जाता है। बिल्कुल, कोई अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, तो यही सिलसिला उत्तराखंड में भी है। और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा कल नुकसान हुआ है। रविवार की अगर बात करें तो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल से करीब 200 ऐसे कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। जोत सिंह बिष्ट एक बड़ा नाम माने जाते थे आम आदमी पार्टी का, हालांकि वो कांग्रेस के नेता रहे हैं बहुत पहले बड़े, और कांग्रेस छोड़ करके वो आम आदमी पार्टी में पहुंचे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी में भी वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा राजनीतिक वजूद देखिए उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला हमेशा से चुनाव में होता आया है। लेकिन एक बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा क्योंकि बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है। उधर अगर दूसरी तरफ बात करें तो आम आदमी पार्टी के ही कुछ और नेताओं का बड़ा बयान है कि कुछ लोग गए हैं लेकिन कुछ लोग आए भी हैं। करीब 200 से ज्यादा लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन भी किया है, तो इस तरह का दावा भी किया जा रहा है। और अब बीजेपी की ओर से यह दावा है कि करीब 500 ऐसे कार्यकर्ता है, 500 ऐसे वरिष्ठ नेता है जो अलग अलग पार्टियों के भाजपा में आना चाहते हैं और आज संभावित उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और 1800 ऐसे आवेदन है जो दूसरी पार्टियों को छोड़ करके भाजपा में आने चाहते हैं। तो सिलसिलेवार भाजपा भी अलग अलग पार्टियों के जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं या फिर कार्यकर्ता है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, भाजपा के जो नेता है वो छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह का सिलसिला उत्तराखंड में अब देखने को लगातार मिलता रहेगा क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी और जिस नेता को भी, जिस कार्यकर्ताओं को भी अपना भविष्य सुरक्षित लगता है अलग अलग पार्टियों में, तो अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। जी राव शफात, आप बने रहिए हमारे साथ। और खबर देहरादून से, जहां देहरादून में
केनाल रोड के पास दोस्तों के साथ नदी में खेल रहे 12 वर्षीय बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया था। हमले में घायल बच्चे को दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार की तलाश शुरू की। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में इस तरह की ये पहली घटना नहीं है, तो इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। 12 साल के लड़के पर जानलेवा हमला किया है गुलदार ने और इलाके में जो है दहशत का माहौल है। देहरादून में केनाल रोड के पास दोस्तों के साथ नदी में 12 वर्षीय जो बच्चा खेल रहा था उस पर गुलदार ने हमला कर दिया। और हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली लाइव बने हुए हमारे साथ। राव, ये गुलदार का जो मामला है, ये इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। अब एक 12 वर्षीय बच्चे को गुलदार ने अपना निशाना बनाया। हालांकि वन विभाग की टीम मशक्कत कर रही है इसको पकड़ने के लिए, पर इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, तो कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका क्यों नहीं निकल पा रहा? तो मना देखिए, वन विभाग की टीम तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है और बहुत दहशत में लोग हैं। ये शहरी क्षेत्र है जहां गुलदार घूम रहा है। और अब से पहले अगर कुछ दिनों की बात करें, करीब 3 हफ्ता पहले की बात करें, तो एक 2.5 साल के बच्चे को निवाला बनाया था। 2.5 साल के बच्चे को गुलदार उठा करके ले गया था और घर से उठा करके ले गया था। और लेकिन उसके बाद भी जो वन विभाग है वो पिंजरा जरूर लगा रहा है और ट्रैप नहीं कर पा रहा है इस गुलदार को। ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीमें जरूर लगी हुई हैं, 10 से 11 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। और आलम यह है कि अब जो गुलदार है, लेपर्ड है, वो आबादी वाले क्षेत्रों में आने लगा। ये तो ग्रामीण क्षेत्र था जहाँ 2.5 साल के बच्चे को उसने अपना निवाला बनाया था, लेकिन अगर कल बीते रविवार की बात करें और शाम की बात करें, यानी कि बहुत चहल पहल रहती है, 6 से 6:30 बजे का वक्त था और ये बच्चा अपने घर की तरफ जा रहा था। हालांकि थोड़ा सा एक जंगल और झाड़ियों का इलाका भी वहां पर पड़ता है, चिड़ोवाली में, वहीं पर गुलदार कहीं छुपा बैठा होगा और इस बच्चे पर हमला किया। बहुत ज्यादा सर के पीछे से इसकी चमड़ी को जो है खाया गया, नोचा गया। और बहुत मुश्किल जब लोगों ने चिल्लाने की आवाज सुनी तो कुछ स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, भागा वहां से गुलदार और वन विभाग को भी बुलाया गया, 108 बुलाई गई, अस्पताल में भिजवाया गया। लेकिन अब पुलिस अपनी ओर से सतर्क कर रही है, लाउड स्पीकर लगा करके लोगों को सतर्क कर रही है कि सतर्क रहें। जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, कुछ वीडियो भी वायरल हो रही थी अलग अलग क्षेत्रों से। अब वन विभाग की ओर से ये भी स्पष्ट नहीं कि एक ही गुलदार है, एक ही लेपर्ड, या अलग अलग ये लेपर्ड यहाँ घूम रहे हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि अलग अलग हैं, क्योंकि झुंड में अलग दिखाई देते हैं केनाल रोड पर और सिंगली गांव में अलग दिखाई देते हैं। तो ये खतरा बहुत बड़ा है, बहुत इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। जो शाम के वक्त में जहां ग्रामीण क्षेत्र और जंगल के इलाके पड़ते हैं, उनको सतर्क रहने की जरूरत है। वन विभाग दावे जरूर कर रहा है, देखिए तमन्ना, लेकिन अभी किसी भी तरीके से पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है लेपर्ड को। जी राव, तो जिस बच्चे पर हमला किया है, जानलेवा हमला किया है गुलदार ने, उस बच्चे की फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, हालत तो गंभीर है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ठीक है, क्योंकि कल 108 बुलाई गई थी और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर में बहुत ज्यादा उसका जो मांस है वो मांस नोचा गया है और बहुत ज्यादा इंजरी है। हालांकि देखिए, डॉक्टरों ने इलाज किया है, इलाज चल रहा है, बच्चा अभी भर्ती है, लेकिन गंभीर हालत में है। और अब उस इलाके में दहशत है जहां इस गुलदार ने इस बच्चे पर हमला किया। आसपास के जो क्षेत्र हैं वो काफी आबादी वाले क्षेत्र है। लोग अपने जॉब पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, या फिर बच्चे बाहर खेलते हैं, या जिनके घर में गाय है, कुत्ता है, वहां पर सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। तो देखिए, वन विभाग की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी पकड़ा नहीं गया है गुलदार। और पुलिस भी अपनी ओर से सतर्क कर रही है, लोगों को सायरन बजा करके गश्त को बढ़ाया गया है, देर रात गश्त को बढ़ाया गया है। अपील की जा रही है कि देर रात ऐसे इलाकों का भ्रमण ना करें, ना जाएं जहां सबसे ज्यादा जंगल हो या गुलदार का खतरा हो। जी राव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और हमारे सभी सहयोगियों का शुक्रिया जो कि हमारे साथ जुड़े और खबर की तह तक पहुंचने में हमारी मदद की। तो फिलहाल इस खबरों के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।